अपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी मुद्दों पर अपने अपने पक्ष रखे। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी जो पिछले एक साल से पूरे देश में है और एक नंबर पे जो इन्होंने व्यवस्था की, इसके लिए जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल्स बनाए और जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। इसके अलावा हमारे स्टेट में जो इन्होंने कॉलेज दिए, न्यायालय खोले, स्कूलों को कर्मोन्नत किया, हर विषय पर देखेंगे तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मुकाबला नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलवाई, इस देश का विकास किया, 60 साल तक राज किया, ये स्वयं प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं, और आज ये 6 साल से केंद्र में राज में आए हैं और जो भी आंदोलन कर रहा है उनको नए नए नाम दिए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से जो दिल्ली में 2 नेता हैं गुजरात के, उन्होंने इस तरह का एक माहौल पूरे देश में क्रिएट कर दिया कि पूरी पार्टी को तो अपनी जेब में की है, वो चलो उनकी पार्टी है, लेकिन पूरे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनको भी इन्होंने कमजोर किया है। आज अगर कोई न्यायालय का न्यायाधीश इनके विरुद्ध में फैसला कर दे तो उसको भी ये दबाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई पत्रकार इनके विरुद्ध में लिखते हैं तो उनको भी हत्या कराने की साजिश करते हैं। कोई पार्टी इनके विरुद्ध में बोलते हैं तो इनको भी ये देशद्रोही का नारा देते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पिछले 70 दिन से किसान जो इस देश का अन्नदाता है, धरती चीर करके अनाज पैदा करता है, और ये जो 3 काले कानून लाए, और वो ऐसे काले कानून हैं जो आज तक देश में पारित नहीं हुए, इस तरह के कानून, और उनका साफ कहना है इसमें मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, किसान गुलाम बन जाएगा, पूंजीपतियों से इकरार करना पड़ेगा, और ये कह रहे हैं स्टोर की जो सीमा है वो सारी लिमिट हटा दी। और इसका सामने सबूत है कि जहां इनकी सरकारें हैं वहां अडानी और अंबानी लंबे लंबे 10-10 किलोमीटर में स्टोरेज बना रहे हैं, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। और मुझे जो सबसे बड़ा दुख है सभापति महोदय कि ये पहली बार हुआ है, जबकि डेमोक्रेसी का आंदोलन करने का हर आदमी को अधिकार है। आडवाणी जी ने बहुत बड़ा राम मंदिर का आंदोलन किया, उस वक्त भी लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गिरफ्तार की, लेकिन आंदोलन के नेताओं को हमारी पार्टी ने कभी भी आतंकवादी की श्रेणी में नहीं दिया, देशद्रोही शब्द कभी नहीं दिया, कभी खालिस्तान का नारा नहीं दिया। लेकिन आज कोई भी आंदोलन करे उनको सारे के सारे देशद्रोही का ये 1 मिनट में देते हैं। और हमारे देश के 2014 के बाद कई गोदी मीडिया बन गए, चूंकि अडानी और अंबानी ने करीब 60 चैनल खरीद लिए। अब इनको जो मन में आती है वो छपवाते हैं, जिनको मन में आए वैसा ये जो है वहां शाम को टाई वाई लगा करके वो बोलते हैं। जैसे अरविंद गोस्वामी, इनको कैसे पता लगा कि पुलवामा में मतलब ये घटना हुई और उन्होंने बहुत खुशी मनाई, उन्होंने अपनी चैटिंग में लिखा है। उसके बाद बालाकोट की घटना 2 दिन पहले ही पता लग गई, जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के ध्यान में होना चाहिए। इसलिए अगर हम विचार करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा सभापति महोदय, मुझे दुख है जितने भी हमारे प्रतिपक्ष के नेतागण बोले हैं, उन्होंने राजस्थान के करप्शन के बारे में बोला, महंगाई के बारे में बोला, लेकिन ये एक भी व्यक्ति ये नहीं बोले कि 70 दिन से जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, पंजाब के लोग आज दिल्ली की सीमा पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों लोग सीमा पे बैठे हैं, सांजोपुर की सीमा पर बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर की सीमा पे बैठे हैं। इन्होंने एक ने भी ये नहीं माना है कि वो आंदोलनकारी इतने तकलीफ में है जहां 150 लोग मर चुके हैं। आज मुझे कल बड़ा दुख हुआ, हमारे धारीवाल जी पे इन्होंने एक आरोप लगाया, नारे लगाए कि गिरफ्तार करो, किसी ने सेल्फी ले ली। अरे भले आदमियों, दिल्ली में आपने दंगे करवाए, सरेआम पुलिस उनके साथ में थी, गुजरात में आपने दंगे करवाए, इसके अलावा मुजफ्फरपुर में दंगे करवा के आपने यूपी कब्जे में ले ली, आज 150 किसान मर गए। तो क्या फिर ये भी नारा लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को गिरफ्तार करो?
इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने सभापति महोदय कि हमारे देश में बहुत दूषित वातावरण हो गया है, डेमोक्रेसी खतरे में। पहले ऐसा वातावरण नहीं था। अभी जो 6 साल के अंदर है, कोई भी नेता बोलेगा उसके घर छापा तैयार। अभी आपने देखा जुलाई में आपने इन्होंने क्या हालत की कि हमें होटलों में रहने को मजबूर हो गए, और यही लोग अखबारों में बयान देते हैं सरकार होटल से चल रही है। अरे भाई, मजबूर किसने किया? और इधर ईडी की आय करके और छापे डलवा रहे हैं होटलों में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि देश के हालात खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में, और इसके जिम्मेवार मात्र 2 व्यक्ति हैं। हम दो, हमारे दो, जैसे नारा दिया अड्डानी और अब्बानी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। मैं जो मेरे साथी बैठे हैं, मैं इनका दोष नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो आरएसएस है, और आरएसएस का इतिहास ये पूरा देश जानता है। हमारे सरदार पटेल जी जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने इस पे बैन लगाया था, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश को आजादी मिली 1947 में, और 48 के अंदर जो आजादी के अगवा थे, आज हमारे सामने उनका फोटो लगा हुआ है, और पूरा विश्व जिनका अहिंसात्मक आंदोलन में इनका लोहा मानता था, जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में जाके भी भारतीयों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक पूरे देश को विचार दिया और अंग्रेजों को घुटने टेकने को मजबूर किया, हमारा देश छोड़ने को मजबूर किया। उनका नाम था महात्मा गांधी, और 47 में मिली आजादी, और 48 में वही आरएसएस का कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे उसको गोली मारी, और आज उसको ये राष्ट्रभक्त की संज्ञा दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हमारे देश की आजादी खतरे में। ये संसद में नारे लगाते हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, कहीं ये मूर्ति लगाने की तैयारी करते हैं, कहीं मंदिर लगाने की तैयारी करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये ऐसे लोगों को पूजें, लेकिन इनकी विचारधारा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारा प्रजातंत्र खतरे में है। आज हमारा राजस्थान थोड़ा इसलिए आराम से चल रहा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा थी। आप अगर आजादी के पीछे जाओगे तो हमारा देश विभिन्न रियासतों में बसा हुआ था, आपस में बटा हुआ था। गुजरात चित्तौड़ से लड़ रहा था, बीकानेर कहीं और से लड़ रहा था, हम आपस में लड़ते थे। उससे पहले मुगल थे, 300 साल अंग्रेज राज कर गए। उसका मूल कारण यह था कि हमारे यहाँ जातिवाद था, हमारे यहाँ छुआछूत थी, हम विभिन्न गोत्रों में बटे हुए हैं, एक ही जाति में हजारों गोत्र हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो हमारी जातियां हैं, ये आज जो मतलब आदिवासी हैं, ये हमारे अनुजाति के लोग हैं, और जो आदिवासी हैं, ये जो सारे के सारे हम आपस में बंटे हुए हैं, ये हमारा हिंदू सभ्यता का मूल सिद्धांत है। उस वजह से हमारा बंटवारा है, और उस कारण से बाहर से लोग आए और आकर के यहाँ हजारों साल तक राज किया। इसलिए सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा, जब आजादी के बाद हमारा संविधान मिला, हमें समानता का अधिकार मिला, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला। हमारे यहाँ एजुकेशन का भयंकर अभाव था, अंग्रेज आए, कुछ स्कूलें खोली। उस वक्त 1948 में ज्योतिबा फुले, जो डॉक्टर अंबेडकर के गुरु थे, जात के माली थे, उन्होंने एक बात कहा था, शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना गति नहीं, गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया नहीं आएगा, और अगर अर्थ नहीं है तो आदमी पशु के बराबर है। आज हमारे देश में एक अंधभक्त का नारा चल रहा है। अंधभक्त वही बन सकता है जो अज्ञानी हो, जिसके अंदर अज्ञानता हो, और वो विवेक शून्य हो जाता है। जैसा इनको आदेश मिलता है वैसा ये नारा देने लग जाते हैं। आज ये राम के नाम पे खूब जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन मेरा नाम गोविंद राम है, मेरे पीछे राम का नाम लगता है, इनको को तुम राम का नाम लगा के पहले बता दो। और मैं 6ठी क्लास में हारमोनियम सीख गया था, अच्छा गायक था मैं, स्कूल में कॉलेज में 1 नंबर पे मारवाड़ी गाना गाते थे, भजन गाते थे, लेकिन राम के विद्रोही हमें मानते हैं ये, क्योंकि हम कांग्रेस में हैं। आज जाके प्रियंका गांधी अगर स्नान करती है तो ये विधानसभा में बोलते हैं कि हमारे मोदी जी ने मजबूर कर दिया है, अगर राहुल गांधी जी चुनाव डालते हैं हमारी बीजेपी ने मजबूर कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आंदोलन उम्र में इन्होंने किए, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तान चले जाओ। आज ये तरह तरह के जिस तरह से शाहीन बाग में महिलाएं बैठी, उनके ऊपर इन्होंने क्या नहीं किया। आज किसान बैठे, वहां जाकर के आरएसएस के गुंडों ने लाठीचार्ज किया, उनके तंबू तोड़े, उनके साथ मारपीट की। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लोग अगर इसी तरह से करेंगे तो आने वाले समय में हमारा प्रजातंत्र खतरे में हो जाएगा। और ये तानाशाह की सरकार चल रहे हैं, इनको हिटलर को पढ़ा है, क्योंकि हिटलर में जब राजा था तो वो कोई भी अगर उसका विरोध करता उसको देशद्रोही का नारा दे देते। तो इन्होंने मीडिया कब्जे कर लिया, संवैधानिक संस्थाएं हमारी खत्म कर दी।
हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए इन्होंने कंपनियां बेच दी, क्योंकि इनको पता है कि आरक्षण खत्म कर देंगे तो दलित और ओबीसी सारे खिलाफ हो जाएंगे। और मैं मूल बात पे जाना चाहता हूं कि आखिर इन विभिन्न जातियों में किसने बांटा? क्या हमने बांटा है? आखिर ये कब खत्म होगी? आज गांव में जाओ, कितनी अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। आज कोरोना महामारी आई, पूरा विश्व हिल गया, पूरा हमारा देश हिल गया, और ये कहते हैं साहब गहलोत साहब से कोरोना का व्यवस्था नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, जनवरी के अंदर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी सरकार आप सावधान होइए, चाइना में बीमारी आ चुकी है, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और फरवरी में नमस्ते ट्रंप करते रहे। अरे अंग्रेजों ने 300 साल गुलाम रखा, क्या अभी भी उनको ट्रंप करके यहां लाखों लोग आपने बुलाए? वहां बीमारी फैली कोरोना, और मार्च के अंदर ये व्यापम घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के बेताब थे। इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, जबकि लॉकडाउन का नियम है कि 15-20 दिन पहले हमें चेतावनी देनी चाहिए, सुझाव देना चाहिए, लोगों को सचेत करना चाहिए। अचानक 22 मार्च को सरकार गिराकर 24 मार्च को इन लोगों ने जो है लॉकडाउन किया, उस कारण से हजारों मजदूर मरने के लिए मजबूर हो गए, हजारों लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो यहाँ संविधान में अधिकार अमीर को है वही गरीब को है, वही मजदूर को है, वही हमारा जो फैक्ट्री में काम करता है, कारखाने में काम करता है, खेत में काम करता है, उस मजदूर को अधिकार है। और जो विश्व गुरु बनने की कल बात कर रहे थे, ये इनके पास उनको किराया देने के लिए पैसा नहीं था कि इनके गांव में अपने अपने पहुंचा दें, और ये कल बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आज भी मैंने सुना कि साहब आदित्य योगीनाथ जी से पूछो, एक जमाना था साहब पार्लियामेंट में विद्वान लोग जाते थे, विधानसभा में विद्वान लोग जाते थे, और इन लोगों ने पूरे देश के साथियों को इकट्ठा करके कोई चिमटा नादर, कोई घंटानंद, सबको पार्लियामेंट में भेज दिया। और आज हमें उदाहरण दे रहे हैं, आज हमें ये उदाहरण दे रहे हैं, आज हमें उदाहरण दे रहे हैं कि आदित्यनाथ से सीखो। अरे भले आदमी हो, जब मंदिर से निकाल करके तुम मुख्यमंत्री बना रहे हो तो फिर मंदिरों के नाम पे क्यों चंदा कर रहे हो? लेकिन इनके ऊपर डंडा है, किसका है? नागपुर आरएसएस का। अगर उसके विरुद्ध में बोलेंगे तो चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता है, उसको आउट कर दिया जाएगा। और वही नागपुर, जिस तिरंगे का इन्होंने आज दिल्ली में विरोध किया है, इन्होंने दीप सिंधु को भेजा, प्रशासन ने छूट दे दी, पुलिस ने, क्यों आपने ऊपर तक जाने दिया? और वहां जाकर के कोई केसरिया झंडा जिसको लेकर के दिन भर घूमते हैं, क्योंकि हमारे देश में भगवे की थोड़ी इज्जत है, साधु पहनते थे शुरू से, जो हमारे शिवाजी महाराज थे वो भी भगवा, तो हम लोग भगवा की इज्जत करते, इन्होंने उसी का काम में लिया। और आज तक नागपुर के अंदर इन्होंने तिरंगे को नहीं पहनाया, कभी भी फहराया नहीं, 52 साल तक तिरंगा वहां नहीं फहराया नागपुर के आरएसएस कार्यालय में। और किसान, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने कहा हम 26 जनवरी को शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे। इन्हीं लोगों ने, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, क्योंकि इनके पास में सब तरह के षड्यंत्र है। ये आजकल 200 लोगों को आईटी सेल पे बिठा रखा है दिल्ली में, 200 को हिंदू बना देते हैं, 2 को मुसलमान बना देते हैं, आपस में करके और दंगा फैलाने की साजिश करते हैं। जब ये दिल्ली में हारे केजरीवाल जी आ गए तो इन्होंने वहां दंगे करवाए, वहां 10 हिंदू मर गए, 100 मुसलमान मार दिए, और पूरे देश में वाई लेते हैं। गुजरात में 2000 मुसलमान मरवाए, क्योंकि अपने देश के अंदर आज भी हम लोग धार्मिक भावना के आधार पर बहते हैं, अंधविश्वास है, एजुकेशन का अभाव है। अगर डॉक्टर अंबेडकर बाहर नहीं जाता तो 6ठे नंबर का विद्वान नहीं होता, नेहरू जी बाहर नहीं जाके पढ़ते, विद्वान नहीं होते। आज हमारे राहुल गांधी अच्छी एजुकेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने मजाक बना रखी है, कभी कोई नाम लेके पुकारते हैं, कभी कोई नाम लेकर के पुकारते हैं। और तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं 35 साल तक तो मैं तो फकीर बन के घूम रहा था। 92 की रैली के अंदर जो है वो अटल आडवाणी जी के साथ में थे, पहले तो घोषणा कर रहे थे प्रधानमंत्री बनाने की, और बाद में खुद वहां जाकर के बैठ गए और आडवाणी जी की हालत वो कर दी जैसे घर में विधवा काकी होती है, कोई नहीं पूछता उसको, वो हालत कर दी इन लोगों ने। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें इनके शिक्षा की जरूरत नहीं है, और आरएसएस जितना यहां मजबूत बनेगा देश में, इतनी ही नफरत पैदा होगी। आज आप देख लें, इन्होंने 2 धर्मों के अंदर नफरत की दीवार पैदा कर दी। जो सरदार 1917 में जो धर्म पैदा हुआ, वो जब कोई आकर के हमारे धर्म के महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, हमले करते थे, उनको बचाने का काम गुरु गोविंद सिंह की सेना करती थी। आज उन सरदारों को इन्होंने कलंकित कर दिया है। आज उन पे आरोप लगा रहे खालिस्तान का, आज तरह तरह के आंदोलन उन पे कह रहे हैं विदेशों से पैसा आ रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज विदेश में 35 MP वहां जाकर के वो विरोध किया है इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने भी कहा कि वहां प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। हमारे न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश पहली बार आकर के
और उन्होंने कहा कि इन लोग जो बैठे हैं दिल्ली में दोनों, इससे हमारा देश खतरे में है। आज नागरिकता के आधार पर इन लोगों ने लोगों को परेशान किया, शाहीन बाग में आंदोलन हुआ। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हमारी आईडी के आधार पर एक तड़ी पर गृह मंत्री बन सकता है, एक साधारण आदमी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, फिर हमें आईडी की कौन सी जरूरत है? कौन से नए तरह के कानून ला करके आप परेशान कर रहे हो? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि आज जो पहले हमारी लड़ाई थी गोरे अंग्रेजों से, आज हमारी लड़ाई काले अंग्रेजों से चल रही है। आज हमारा जो आत्मा इस देश की, जो किसान आंदोलन कर रहा है, लाखों लोग सड़क पर है। मैं कहना चाहता हूं कि ये वो सरदार हैं, ये वो जाट हैं, ये वो किसान है 36 बिरादरी के, कि जब वो अंग्रेजों के आगे नहीं झुके तो मोदी जी आप इनको नहीं झुका सकते। या तो आप ये काले कानून वापस लीजिए, अन्यथा आपको सत्ता से बाहर आना पड़ेगा। आप ये जो नए नए तरह की फितरतें पैदा कर रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर महात्मा गांधी को आपने गोली मारी आरएसएस ने, लेकिन महात्मा गांधी के विचार आज भी जिंदा हैं। आज पूरा देश महात्मा गांधी का कायल है, और आज आप सोनिया गांधी जी के बारे में बातें कर रहे हो। ऐसी महान आत्मा जो आज 20 साल से अध्यक्ष पद पे नहीं रही, अब हम अपने वो आज भी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने त्याग किया, प्रधानमंत्री नहीं बनी। राहुल गांधी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, और आज राहुल जो पढ़े लिखे व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, और समय समय पे आपको चेताया। लेकिन आपको ट्रंप नमस्ते की जरूरत थी ना, आपने कोरोना का इलाज किया, ना आपने गरीब का ध्यान दिया, क्योंकि आपको पता है मरेगा तो कोई गरीब मरेगा। और अब सारी की सारी कंपनियां बेचने में लगे हुए हो। जब आप कह रहे हो कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, तो ये कंपनियां कहां से बनी? आज आप रेलवे को बेच रहे हो, आप एयरपोर्ट को बेच रहे हो, आप LIC को बेच रहे हो, BSNL को बेच दिया, जियो धनाधन चला दिया, और जो आइडिया इकट्ठी की इन्होंने नोटबंदी के अंदर, उन्हीं आइडियो के माध्यम से 2 नंबर का पैसा निकाल करके इन लोगों ने पैसा बनाया। आज राफेल के अंदर जो 500 करोड़ की थी, ये 1600 करोड़ में खरीद के लाए, और कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लड़ाकू जहाज हमने खरीदा है। और तो ये 60 साल 1971 में पाकिस्तान को हरा दिया था, बांग्लादेश अलग बन गया था, और आज आप ये जो बातें कर रहे हो, आज हमारा प्रजातंत्र मजबूत है। ये डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद दो, नेहरू जी को धन्यवाद दो, महात्मा गांधी को धन्यवाद दो, सरदार पटेल को दो, जिनकी आप 3-3 हजार फुट वहां मूर्तियां बना रहे हो। वो कांग्रेस के नेता थे। आरएसएस ने आजादी में कहीं अंगुली भी नहीं कटाई, आरएसएस ने। और यह जो जनसंघी है, इन लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आजादी में एक खून का कतरा नहीं पाया, और आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। इतना आपको घमंड करने की जरूरत नहीं है। जब 60 साल से राज हमारा जा सकता है, राज आपका भी जा सकता है। और आप बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो, आपने पूरे देश को एक बारूद के ढेर टाइप बना दिया है। आज हमारे नौजवानों में इन्होंने जहर भर दिया है हिंदू मुसलमान का। आप देखो व्हाट्सएप पे ऊपर किस तरह से लोग लड़ रहे हैं। आज हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया है। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ को रोजगार देंगे, और रोजगार सारे घटा दिए, और नारा दे दिया तुम तो पकोड़े तलने का काम करो। कभी ये कुछ बात, और इधर अमित शाह जी कहते हैं कि हम अच्छे दिन की जो बात कह रहे थे, वो तो हमारा जुमला था, वो मात्र हमारा जुमला था। अरे हद हो गई। आप देश के जिम्मेवार पदों पे बैठे हो। आज हमारा देश की आत्मा किसान तुम्हारी छाती के ऊपर बैठा है, 150 किसान मर गए। आपको बात करने के लिए समय नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात डेमोक्रेसी में, 6 साल में प्रधानमंत्री जी आज तक कभी मीडिया के सामने आके बोले नहीं है। मन की बात करते हैं, वो भी रेडियो पे करते हैं। आज उनकी पत्नी जसोदा देवी जी, उनका इनको ध्यान नहीं है कि पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आज आप अपनी पत्नी के नहीं हुए, आपको क्या पता बच्चे की क्या स्थिति होती है, आपको पता क्या बेरोजगार की क्या स्थिति है। और आप दिन भर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। पूरे देश में इन लोगों ने आग पैदा कर दी। उस वजह से ये डिलीट कर दें मैडम। ये राजेंद्र राठौड़ जी बोल रहे हैं, डिलीट करा दिया। कल बोले, मैं बीच में नहीं। कल तक भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे थे, आज बोल रहे हो। कल इधर से निकल के मांग गए हो, कल फिर आना पड़ेगा तुमको। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये क्या बात हुई? कहाँ चले गए? डिलीटेड। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सीनियर लीडर, ये भी डिलीट किया जाए। सभापति महोदय, ये भी डिलीट किया जाए। व्यक्तिगत आक्षेप सभापति महोदय, व्यक्तिगत आक्षेप सभापति महोदय, इसे माननीय सदस्य को धमकाने की आवश्यकता नहीं है, तो जवाब हम भी देना जानते हैं। ये इतने सीनियर मेंबर होके चालू रखिए, कृपया शांत रहिए। ये भी पॉइंट ऑफ delete किया जाए डिस्कशन इसमें नहीं, से। आई हैव डिलीटेड। प्लीज सिट डाउन। ये भी डिलीट किया जाए। आप मना कीजिए। सभापति महोदय, बैठिए। भाजपा में किसके तलवे चाटने पड़ते हैं राजनीति करने के लिए, ये पूछो इनसे। किसके तलवे चाटने पड़ते हैं बीजेपी के अंदर, ये बताओ। बताओ किसके तलवे किसके तलवे चाटे हैं, बताओ। किसके तलवे क्यों हो रहे हो? और आप
झांक के देखो ना। सुबह से शाम तक क्या कर रही हो? अपने गिरेबान में झांक के देखो ना आप कहाँ? ये तो सुबह से शाम तक किसका गुणगान कर रही हो? सभापति महोदय, क्यों कर रही हो? अन्य सदस्यों को प्रोटेक्शन दिया जाए। बना दो एमएलए। अरे वो तो आपको सीखना पड़ेगा। अरे सिरोही से आने वाले सदस्य आपको सीखना पड़ेगा। अरे आपसे सीखना पड़ेगा सदस्य, आपसे सीखना पड़ेगा कि आप कैसे दूसरी बार आए हो। आपसे सीखना पड़ेगा कि आप कैसे। बैठिए प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आप बैठिए, मैंने डिलीट करा दिया है, प्लीज आप बैठिए प्लीज। ये मैंने डिलीट करा दिया है, व्यक्तिगत नहीं करें, आप बहुत सीजनड है। आप बैठिए प्लीज, प्लीज सिट सभापति डाउन। महोदय, माननीय सदस्य, माननीय तशरीफ रखे, माननीय तशरीफ रखे, माननीय आपको बोलने देते। मैटर इज फिनिश नाउ, मैटर फिनिश हो गया। आप सिट डाउन प्लीज, कंटिन्यू। सभापति महोदय, इन्होंने जो कार्यालय बनाया है दिल्ली में, होटलों से भी बड़ा, इतना चंदा कहां से आया? जो हम 60 साल राज किया, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। पूरे देश में बनाए हैं कार्यालय, तो ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि इतना पैसा इनके पास कहां से आया? दूसरा, ये लोग कोई हम भाषण देते हैं, बोलते हैं, उसमें वीडियो बना करके एडिट करवा के ऐसी टीमें बना दी जो जिससे कि पूरे देश के अंदर मतभेद पैदा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये देश ना हिंदू राष्ट्र बन सकता, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता, ना सिख राष्ट्र बन सकता। इस देश के संविधान निर्माता वो बहुत बुद्धिमान थे, यहाँ के डीएनए को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये संविधान सोच समझ के बनाया है। और आज कोरोना से भी बड़ी बीमारी हम झेल रहे हैं, हमारे गांव में आदिवासी और अनुजाति के लोग झेल रहे हैं। वो इसलिए झेल रहे हैं कि वर्षों से, सदियों से हमने अछूत बना रखा है इन्होंने हमें, और आज भी गांव की मटकी में वो बराबर में नहीं बैठ सकते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उनमें ये और दीवारें पैदा कर रहे हैं। कोई दलित लड़ता है अपने अधिकार के लिए, उनको ये नक्सलवादी कहते हैं। कोई मुसलमान लड़ता है, उसको ये आतंकवादी कहते हैं। कोई सिख लड़ता है, उसको खालिस्तान कहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। इस देश के अंदर 80% हम लोग हैं। ये जो इस तरह की बातें करते हैं और जो ये भिड़ाने की बातें करते हैं, उसी का परिणाम है ये देश हमारा हजारों साल तक गुलाम रहा, और ये वापस वही ले जा रहे हैं। इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं दो व्यक्ति। इसलिए हम कह रहे हैं, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे हमें लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमें शहादत देनी पड़े, लेकिन अन्याय सहन नहीं करेंगे, संविधान को नहीं टूटने देंगे। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के बनाए हुए संविधान को जलाने का काम किया इन्होंने। सभापति महोदय, जलाने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है। आपका लिस्ट आज हमारे देश में, आज हमारे आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आपका लिस्ट में नाम नहीं। हमारे देश में मॉब लिंचिंग, हमारे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी, ये इन्हीं की देन है। इनका जो ये षड्यंत्रकारी संगठन है, इन्हीं की देन है। ये चाहे ना बोले, लेकिन इनकी नीतियां सारी नागपुर में बनती है, और वहां कहते हैं कि दलितों के घरों में गंदगी होनी चाहिए, मुसलमानों के घरों में कचरा होना चाहिए, पिछड़े वर्ग के आदमी को आगे नहीं आने दो। अब इनकी मजबूरी है, बोल नहीं सकते, बोले अगली बार टिकट कट जाएगी। इसलिए इस पार्टी में ढंगा आदमी नहीं रह सकता। इनका 2003 में सुहाग रखने वाला गोविंद चौहान था बीकानेर में, अकेला जीता था मैं 27,000 से, और मैंने इसलिए छोड़ी, इनकी नीतियां पसंद नहीं थी, मैंने इस्तीफा दिया। प्लीज 5 साल कंक्लूड। और जिंदगी में राठौर साहब, जिंदगी में संकल्प है, कभी अगर इस पार्टी की तरफ, आपकी तरफ देख जाऊं तो मेरे मुंह पे थूक देना। प्लीज कंक्लूड, लेकिन काम का सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। आप लिखते हो राजेंद्र सिंह राठौर, मैं लिखता हूं गोविंद राम मेघवाल। भगवान के भजन सबसे ज्यादा गाता हूं, यहाँ ले आओ हारमोनियम, भजन गा के बताऊं, नहीं गा पाऊं, मेरा नाक काट लेना और विधायक से इस्तीफा दे दूंगा। आप समाप्त करें। मैं जानता हूं आपकी भावना नहीं है, माननीय जो आपके पीछे षड्यंत्रकारी संगठन काम कर रहा है, उसकी देन है। माननीय सदस्य समाप्त करें प्लीज, प्लीज समाप्त करें। अरे साहब, इनकी वजह से तो मतलब ये कोरोना हुआ है पूरे देश में। अगर ये हवाई जहाज रोक देते, कोरोना होता ही नहीं। नमस्ते ट्रंप करते रहे, और जहां जहां गए, जहां जहां पड़े पाव भगतन के, वहां वहां बंटा धार। ये गए अमेरिका, ट्रंप साहब, और ये गए पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब। ये कहते थे कांग्रेस के नेता बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान के साथ। लाल आंख दिखाने की जरूरत है। तुम्हारे अब चाइना में आंख कहां चली गई? अरुणाचल के अंदर शहर बस गया, और इनकी लाल आंख पूछो कहां चली गई? तुम्हारी 56 इंची का सीना कहां है? माननीय समाप्त करें प्लीज, प्लीज।
समाप्त करें प्लीज, प्लीज कंक्लूड करें। ये सरकार केंद्र आखिरी एक की, मिनट, आखिरी ये एक अंबानी मिनट। और अडानी की कठपुतली है सभापति महोदय। ये नेता नहीं है। नेता होते तो चाइना से लड़ते, किसानों को नहीं मरवाते। आज इनके एमएलए जाकर के और यहाँ धरना स्थल पे कहते हैं इनके गाजीपुर का MLA गाली गलौज के अलावा क्या चीज बची है? किसान- ये राज्यपाल का विभाजन ये नहीं है क्या? किसान की परिभाषा समझते हो क्या? क्या ये? इतनी देर हो गई भाई श्री अमीर सिंह बायल, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नहीं चलेगा, समाप्त करें प्लीज। ये नहीं चलेगा। ये गाली गलौज सभापति का महोदय, समय कट रहा है। आपके समय कट रहा है। ये सुनने के लिए बैठे हैं। इसमें लिखा है जय जवान, जय जवान, जय जवान। गालियां गालियां दे रहे मन दलित के सामने सदस्य आपके लोग कभी बोलते क्यों नहीं बोल आगे 5 मिनट। बैठेंगे। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आप फिनिश करिए, मैं दूसरा नाम पुकारता हूँ। प्लीज प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। ऑलरेडी 25 मिनट्स हो गए। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं फिनिश कर रहा हूँ। इसने मना किया है। अब इसको एक्सटेंड न करें प्लीज। सभापति महोदय, आप जनाब तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। मैं आपको सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये भारतीय दंगा पार्टी बन चुकी है। राज्यपाल मिनट भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलने है के लिए अब ये भारतीय दंगा पार्टी बन चुकी है। बस फिनिश हमें करें। विधानसभा में बोल नहीं देते। मौका दिया, अरे इसके लिए एक धन्यवाद। नेता बोल रहा है, बोलने नहीं फिनिश दे रहे करें। राठौर साहब। श्री राठौर साहब, मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ। श्री माननीय सभापति महोदय, राठौर साहब, आपको भी याद आपने दिलाना चाहता बोलने हूँ। का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। कोरोना काल में प्रदेश की जैसी अवस्था हुई प्लीज तो जनता से छुपी हुई नहीं है। आप